अभी हाल ही में रिलीज हुई ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 की रिपोर्ट में इंडिया को काफी ऊपर की रैंक प्राप्त हुई है। और ऐसे समझिए कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, इन सब से ऊपर इंडिया को एआई के क्षेत्र में रैंक प्राप्त हुई है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया की रैंक क्या है, कौन ये निकालता है इस तरह की जो रैंकिंग है, और इंडिया को क्या फायदे मिलेंगे इस तरह की रैंक आने का, और उसका क्या मतलब निकलेगा। इंडिया आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका फायदा उठा सकता है एआई में आगे निकलने का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकी आप चाहते हैं इसका पीडीएफ या फिर आपको इस तरह की वीडियोस मिस नहीं करनी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है इसको स्टैनफोर्ड एआई वाइब्रेंसी टूल के तहत ऐसे निकाला जाता है, और इसको आपको पता होगा कि जो यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और इसमें टोटल 3 पैरामीटर हैं जिसके आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है। पहला है रिसर्च, फिर है इकोनॉमी, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कौन सा देश एआई के क्षेत्र में कितना ज्यादा वाइब्रेंट है, कितना ज्यादा आगे निकल रहा है, और आगे निकलने की क्षमताएं किसके अंदर उतनी हैं। तो इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है। तो आप ऐसे समझिए केवल 2 देश यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के पीछे है इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो स्कोर है वो 21.59 जो है स्कोर दिया गया है। यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि आखिर जो टॉप परफॉर्मर हैं उनमें और इंडिया में गैप जो है वो कितना है और उसे कैसे फिल किया जा सकता है। और इंडिया ने कौन कौन से देशों से अच्छा प्रदर्शन किया? साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इन सब के आगे जो है इंडिया ने स्कोर किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप 5 ग्लोबल एआई लीडर्स की बाय स्कोर, तो पहले नंबर पे यूएसए जिसका स्कोर 78.6 है। इसकी जो की स्ट्रेंथ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मॉडल्स, यहाँ पे आपको पता होगा टॉप के दुनिया के जो भी मॉडल्स हैं, चाहे जेमिनी हो, चाहे चैट जीपीटी हो, क्लॉड एआई हो, वो सारे यूएसए के ही हैं। वहीं सेकंड नंबर पे चाइना है जिसका स्कोर 36.95 है। यहाँ का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं प्लस पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है ये बात जो एनवीडिया के सीईओ हैं उन्होंने कह रखी है कि अगर आप यूएसए में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर बनाने चाहते हैं, उसकी तुलना में अगर आप चाइना में बनाना चाहेंगे तो जो काम चाइना में हफ्तों या महीनों में हो सकता है यूएसए में वही काम होने में सालों लगेंगे। दूसरी बात पेटेंट्स, एआई के क्षेत्र में जो ग्लोबल पेटेंट्स हैं या फिर जो ग्लोबल जो पेपर्स हैं उसमें चाइना टॉप कर रहा है, यूएसए को भी पीछे छोड़ रखा है। फिर तीसरे नंबर पे आता है इंडिया जिसका 21.59 जो है वो स्कोर आता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी इंडिया की ताकत है वो है एआई टैलेंट को, मतलब एआई एडॉप्शन को लेकर के हमारे पास जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इतना अच्छा है। मतलब ज्यादातर यूथ है, चाइना में भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अगर वहां पे आप देखेंगे ना पूरी पॉपुलेशन जो है उसमें वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारे पास जो टैलेंट है वो ज्यादा है, स्किल पेनेट्रेशन इंडिया में ज्यादा है, जिसके लिए इंडिया का जो स्कोर है वो यहाँ पे इस 21.59 पे ये इंडिया 3rd पे रैंक कर रहा है। और इंडिया इकलौता ऐसी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। आपको पता होगा कि कंट्रीज को ना ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में बांटा जाता है, तो इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। तो उसमें केवल इंडिया ऐसी कंट्री है जो टॉप 10 में आता है। बाकी आप सारे देशों को देखोगे या तो वो आपके मिडिल इनकम कंट्री में होंगे, अपर में होंगे, या फिर उनको वो जो है जो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो आते हैं। तो उसमें जो है इंडिया अगर देखें टॉप 10 में तो ऐसा केवल अकेला देश है, और ऐसा होने के बावजूद इंडिया टॉप 3 में आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई इंडिया को क्यों ये रैंक 3rd प्राप्त हुई है, तो उसको 4 हम पिलर्स में से बांट सकते हैं। सबसे पहला पिलर इसका है टैलेंट एडवांटेज का, जो मैं आपसे कह रहा था। अगर आप लिंक्डइन की बात करें जहां पे आपको पता होगा सारे प्रोफेशनल्स अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो एआई स्किल ग्रोथ के आधार पे कि कितने ज्यादा लोग एआई में स्किल्ड हैं और काम कर रहे हैं, उसमें इंडिया में हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा लोग एआई के द्वारा ट्रेंड हैं, या फिर कह सकते हैं एआई में ट्रेंड हैं, और उन्होंने अपने वर्क में एआई का प्रयोग किया हुआ है, तो बहुत आसानी से वो आगे काम कर सकते हैं। तो उसमें इंडिया जो है नंबर 1 आता है। और इंडिया में लार्जेस्ट स्टेम ग्रेजुएट पूल्स है, कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्टेम में ग्रेजुएट होने वाले लोग हैं तो वो इंडिया से निकल के आते हैं। तो एक स्टडी वर्कफोर्स इंडिया बनाता है कि आने वाले भविष्य में भी इंडिया में जो इस तरह का वर्कफोर्स निकल के आ रहा है उसमें इंडिया नंबर 1 ही रहेगा। तो आप ऐसे समझिए कि जो टैलेंट कंसंट्रेशन
रेपुटेशन है कि इंडिया में ज़्यादातर जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो इंडिया के ही लोग जा करके हर जगह टॉप करते हैं, ऐसा एआई के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें। और स्किल पेनिट्रेशन भी इंडिया में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे करके एकदम ग्राउंड लेवल पे ले जाने का काम किया जा रहा है। तो ये जो टैलेंट का एडवांटेज है ये इंडिया को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें रिसर्च एंड इनोवेशन की, आर&डी की, तो भारत में वैसे तो आर&डी की कमी है, देखा जाए अगर जनसंख्या जिस हिसाब से है वैसे, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे जो पेटेंट फाइलिंग है, जर्नल पब्लिकेशंस है, उनमें सर्ज आ रहा है, खास तौर पे एआई के क्षेत्र में। तो उसमें देखा जा रहा है कि जब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है कि इंडिया में इस तरह की रिसर्च होंगी तो लाभ जो है आने वाले समय में इंडिया को ही प्राप्त होगा। और इंडिया में एक वाइब्रेंट डेवलपर कम्युनिटी है, मतलब ओपन सोर्स जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है उसको अगर देखा जाए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के गिटहब वगैरह है, तो उसमें भी इंडिया के पास एक बहुत बड़ा जो डेवलपर पूल है वो आता है कि जो इस तरह की चीज़ों को, मतलब सिर्फ वो नहीं कि रिसर्च और वो करे, वो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, कोडिंग में काम कर रहे हैं और बाकी क्षेत्रों में इस तरह के काम कर रहे हैं। फिर अगर बात करें इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट की, तो आपको पता होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपको दी थी माइक्रोसॉफ्ट के 17.5 बिलियन के क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अगर आपने नहीं देखी तो देखिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, तो मतलब इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। फिर उसके कुछ दिन, शायद एक दिन या उसी के साथ ही अमेजॉन का भी आ गया था कि वो $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसके लिए? एआई के क्षेत्र में, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उसका पूरा इकोसिस्टम बनाया जा सके और एआई को हम और ज़्यादा पेनिट्रेट कर सके फिनटेक, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में। तो आप ये देखेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी उसमें कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्लोबल टेक जायंट हैं वो यहाँ पर अपना डेटा सेंटर लगा रहे हैं एआई को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। और सबसे बड़ी जो चौथी बात है वो है पब्लिक ऑप्टिमिज्म, मतलब इंडिया में जो एआई को अडॉप्ट किया गया बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में अडॉप्ट किया गया है। वहीं अगर आप वेस्टर्न को कल्चर को देखेंगे, आप वेस्टर्न समाज को देखेंगे, खासतौर पे यूरोप में, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिज्म है, मतलब वो लोग एआई को लेकर के डरे भी हुए हैं कि भाई इसके फायदे तो हैं लेकिन इसके नुकसान कहीं ज़्यादा हैं, कहीं हमारी प्राइवेट लाइफ तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो जाएगी, कहीं हमारा दिमाग काम करना तो नहीं बंद कर देगा एआई पे अडॉप्ट होने के बाद। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा नेगेटिव माहौल है। इंडिया में ठीक उसका उलट है, यहाँ पे एआई का प्रयोग करके लोग आगे बढ़ रहे हैं और उससे और ज़्यादा चीज़ें, और ज़्यादा कह सकते हैं कि उसको अपने काम में और ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करें, एफिशिएंसी को डेवलप कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। तो ये है इंडिया के लिए, मतलब क्यों इंडिया को थर्ड रैंक मिली है। इसमें सबसे बड़ा रोल आता है टैलेंट एडवांटेज का, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का, जो कि इंडिया में चल रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें ही मुझे लगता है थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, बाकी तो सारी चीज़ें इंडिया में हैं ही। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस तरह की रैंकिंग का मतलब क्या निकलता है इंडिया के लिए, मान लीजिए थर्ड रैंक आ गया तो इसका क्या मतलब निकला? तो इसका मतलब ये निकलता है कि इंडिया अब बैक ऑफिस से शिफ्ट करके एक पावर हाउस की तरफ जा रहा है। मतलब आपको पता है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है मेंटेनेंस, डेटा एंट्री के लिए, कि यूरोप की, अमेरिका की कंपनियां इंडिया के जो आईटी सेक्टर उनको ऐसा, मतलब हमारे टर्म में तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो ऐसा कहा जाता था कि जैसे मजदूर होते हैं वैसे इंडिया में जो आईटी लेबर होता है वो आता है कि आपको यहाँ पे सस्ते में आईटी प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं, आप उनसे काम करवाइए। तो बैक ऑफिस का काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये काम करते हैं। लेकिन अब एआई के आने के बाद ये जो पूरा शिफ्ट है हो करके एआई इनोवेशन पे चला जाता है। यहाँ पे सिर्फ बैक जो सर्विस प्रोवाइडर का काम, मेंटेनेंस, डेटा एंट्री का काम नहीं होगा, बल्कि बैक ऑफिस के अलावा अब ये कोर टेक्नोलॉजी पे काम होगा। मतलब नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट का इनोवेशन होगा, कोर टेक्नोलॉजी बनेगी और इसकी वजह से इंडिया सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि अब प्रोडक्ट बनाने वाला होगा और इसमें आगे बढ़ेगा। मतलब इस तरह की रैंकिंग से समझ में आता है। फिर ये मैग्नेट है एफडीआई के लिए भी, थर्ड रैंक है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया रेडी है एआई के लिए। तो यहाँ पर जितने भी जो टेक जाइंट्स हैं और बाकी लोग हैं जो कि एआई के क्षेत्र में ऐसा समझ पा रहे हैं कि आने वाला जो समय एआई का ही है, वो यहाँ इंडिया में आ रहे हैं। और अभी तो केवल 2 कंपनियां हैं, अभी और भी कंपनियां आएंगी और इंडिया में इस तरह के जो डेटा सेंटर्स हैं वो एआई के लगेंगे। और इससे होगा क्या? सबसे बड़ा फायदा इंडिया को प्राप्त होगा कि इंडिया में ही बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत सारे लोग इसमें ट्रेंड होंगे और आने वाले समय में इंडिया के जो सोवरेन इस तरह के एआई सिस्टम्स हैं उनको डेवलप होने में और ज़्यादा सहायता मिलेगी। उसके अलावा इंडिया का जो प्रोग्राम है एआई फॉर ऑल, मतलब इंडिया जैसे बाकी देशों को अगर बात करें, जैसे यूएसए, चाइना की बात करें, तो ज़्यादातर वो एआई का जो फोकस रखते हैं मिलिट्री और कमर्शियल सुप्रीमेसी पे फोकस रखते हैं। कैसे हम मिलिट्री और कमर्शियल जो प्रोडक्ट हैं हम
को आगे ले जा सकते हैं, उस पर फोकस रखते हैं। इंडिया का जो फोकस है वो एआई फॉर ऑल के लिए, मतलब एआई सिर्फ एक डिफेंस के लिए ना रहे या फिर केवल बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ना रहे, बल्कि ये सबके लिए रहे। इसके लिए इंडिया का जो डीपीआई है, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि एग्रीकल्चर में भी एआई आए, हेल्थ केयर में भी आए, एजुकेशन में भी आए, उस पर इंडिया काम कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस आता है, जो कि बताता है कि एआई इंडिया में कितने नीचे लेवल तक जाएगा, सिर्फ ऊपर लेवल तक ही नहीं रहता है। और इस तरह का जो रैंकिंग है वो ये बताते हैं कि इंडिया रेडी है इस तरह के फ्यूचर के लिए। अगर हम बात करें कि एआई का अगर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में जिस तरीके सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एआई से कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। सबसे पहली बात तो इंडिया ने एग्रीकल्चर में इसका प्रयोग करना शुरू कर चुका है। मतलब ये समझिए कि एक यहाँ पे फैक्ट आप समझिए कि जो एआई पेस्ट डिटेक्शन है, उसकी वजह से जो क्रॉप लॉस है वो 70% तक कम हो जाता है। मतलब ये कि पेड़ पौधे जब लगते हैं या फिर जो फसल लगती है तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आते हैं। सारे कीड़े मकोड़े हानिकारक नहीं होते फसल के लिए, बल्कि कुछ होते हैं जो फार्मर फ्रेंडली होते हैं। लेकिन जब किसान पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो ब्लैंकेट करते हैं, और वो जो पेस्टिसाइड होता है जो खराब कीड़े होते हैं उनको तो मारता ही मारता है, जो अच्छे होते हैं उनको भी खत्म करता है। तो ऐसे में जो फसल का नुकसान होता है वो भी किसानों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसमें एआई ला दी जाए, जो कि ये डिटेक्ट कर पाती है एआई कि जो पेड़ पौधों जो फसल लगी है उसके जो पत्ते हैं उस पे जो लार्वा है, जो अंडे हैं, वो जो कीड़े हैं वो फार्मर फ्रेंडली हैं या फिर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं केवल उन तक ही जो पेस्टिसाइड है वो पहुंचाया जाए। तो एकदम कह सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ जो है इंडिया बढ़ रहा है। उसकी वजह से हमारी फसलों का नुकसान कम होता है। जो अच्छे कीड़े हैं फसल के लिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, फार्मर फ्रेंडली हैं, उनको जो है ये नहीं मारता है। फर्टिलाइजर भी हमारे खाने में कम आता है। और इसके अलावा जो प्राइस डिस्कवरी वगैरह है वो भी एआई करने का काम करता है, कि जो आप फसल लगाएंगे उसका क्या लोकल या ग्लोबल लेवल पे डिमांड है, आने वाले समय में उसकी क्या प्राइसेस रहेंगी, जो डिस्ट्रेस सेल है कैसे अवॉइड कर सकते हैं। मतलब किसानों के लिए बहुत अच्छा जो प्रयोग है वो एआई का होगा इंडिया में। भारत में कृषि तो बहुत ज़्यादा होती है, और एआई को लाने के बाद ड्रोन से जो छिड़काव होंगे, चाहे बीज हों चाहे पेस्टिसाइड्स हों, एआई का प्रयोग करके जो फसल लगाई जाती है तो उसमें भी बहुत सारे जो इस तरह के खरपतवार उगाते हैं ना, उसका भी जो है चल रहा है ट्रायल, कि केवल खरपतवार को कैसे खत्म किया जा सकता है उनको डिटेक्ट करके एआई के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें किसानों के लिए फायदेमंद है। वहीं हेल्थ केयर की अगर बात करें तो हेल्थ केयर में रिमोट डायग्नोस्टिक भी आता है। मतलब एआई की वजह से आपने कहीं पर भी अपना डायग्नोस करवाया, वो सीधे जाकर के क्लाउड में अपलोड हो रहा है, वहाँ पे एनालिसिस हो करके आपका जो डॉक्टर है उसे एनालाइज भी कर सकता है एआई की हेल्प से। और ये आपने बहुत बार सुनी होगी चीज़ें, कि जो डॉक्टर जिस एक्सरे को डायग्नोस करने में थोड़ा समय लेते हैं, एआई उसे विद इन सेकंड में डिटेक्ट कर पाता है। चाहे वो टीबी की बात हो जो कि अभी हो सकता है डिटेक्ट ना हो पा रही हो, चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात हो, सब जगह ये एआई काम आ रहा है। इसके अलावा जो एआई का सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ केयर में प्रयोग है वो है ड्रग डिस्कवरी में। आपको पता है कि अगर कोई ड्रग बनानी है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय और कॉस्ट लगती है, क्योंकि बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं, बहुत मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं प्रोटीन के, और कई बार वो नहीं सफल हो पाते हैं। लेकिन एआई की मदद से ये जो कॉम्प्लेक्स काम है ना, जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत कम समय में किया जा सकता है। और चूंकि एआई के पास इतना ज़्यादा डेटा होता है तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकता है जो कि बनाने और सोचने में समय लगेगा इंसानों को, तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा एआई। फिर एजुकेशन का तो है ही क्षेत्र, मतलब एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड ट्यूटर उपलब्ध हो पाएंगे इंडिया में। अभी आपको अगर किसी सवाल में डाउट होता है तो आप ढूंढते हो ना किसी को कोई बता दे, या कहीं पे आप यूट्यूब में जाके ढूंढ रहे हो, आने वाले समय में आपको बस वो अपलोड, अभी भी ऐसी चीज़ें चल रही कि आप बस वो अपलोड करोगे और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अभी बस इसमें यह है कि बहुत अगर कठिन सवाल है तो हो सकता है उसमें कुछ आपको खराबी देखने को मिले उसके सोल्यूशन में। आने वाले समय के साथ धीरे धीरे ये कमी होगा, और ये जो पेनिट्रेशन है ये अर्बन रूरल सबके लिए उपलब्ध होगा। तो ये जो गैप बना हुआ है ना, कि जो अच्छी पढ़ाई केवल अर्बन इलाके में हो सकती है, शहर में, ये खत्म होने का काम करेगा। इसके अलावा जो स्किल गैप है इसको भी फिल करने का काम एआई करेगा। आज भी अगर आप एआई की मदद से आप कुछ भी सीखना चाहें, कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहें, कोई काम सीखना चाहें, कोई वीडियो एडिटिंग का काम सीखना चाहें, तो आप एआई की हेल्प से सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमारे लिए जो एजुकेशन और स्किलिंग में एआई बहुत ज़्यादा काम करेगा अभी, तो केवल शुरुआत है। तब
वहीं पे बात करें जो चौथा हमारा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एआई का प्रयोग होगा वो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी में। अब आपको पता है कि जब अब सैटेलाइट्स भी छोड़ी जा रही हैं जब इंडिया की, अब जो डेटा प्राप्त होगा उसको एआई के द्वारा एनालाइज किया जा सकता है, कहाँ पे थ्रेट है कहाँ पे नहीं है, सर्विलांस बढ़ाई जा सकती है। मतलब इंसान को जगह रहने की जरूरत नहीं है कि अच्छा कोई स्क्रीन के सामने आग गड़ाए खड़ा है देखने के लिए, नहीं भाई एआई की हेल्प से ये सारी चीजें बहुत आसानी से करी जा सकती हैं और बहुत बड़े एरिया को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी एआई का प्रयोग हुआ, जिससे जो इस तरह के जो रियल टाइम जो डिटेक्शंस होते हैं साइबर अटैक्स और उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, हमारे जो पावर ग्रिड्स हैं, बैंकिंग है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनको और इम्प्रूव किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें इकोनॉमी और फाइनेंस की, तो ये जीडीपी मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर के आता है एआई। मतलब एआई के आने की वजह से ना बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। और ये नीति आयोग का तो ये कहना है कि आने वाले 2035 तक एक सिर्फ एआई की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है, आप कह सकते हैं जीडीपी है, उसमें 500 बिलियन टू 1 ट्रिलियन जो डॉलर है वो ऐड हो सकता है। क्यों? क्योंकि एआई के आने के बाद प्रोडक्टिविटी में काफी इंक्रीज होगा और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और मजबूत होगी। वहीं पर बैंकिंग और फिनटेक की बात करें तो ये जो एआई का प्रयोग है इसको किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो प्रयोग है ना एआई का, वो फ्रॉड डिटेक्शन में करने को होता है कि जो इस तरह के साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं, लोगों के पैसे निकाले जा रहे हैं, तो पूरा पैटर्न जो है वो पूरा देखना कि कहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है, सस्पिशियस अकाउंट को फिल्टर आउट करना, उन्हें फ्रीज करना, इस तरह के ट्रांजैक्शंस को बीच में ही रोक देना, वो सारी चीज़ें करने का काम ये एआई करेगा। बाकी बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे जो कस्टमर्स हैं उनके अनुसार क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, मतलब उनके लिए बैंक का कौन सा प्रोडक्ट सही होगा, कौन सा अकाउंट सही होगा, उनके लिए कौन सा प्लान सही होगा, वो सारी चीज़ें भी फिनटेक के माध्यम से वो एआई सजेस्ट करेगा। तो ये तो अभी चल रही हैं चीज़ें, ऐसा नहीं अभी तक होने वाला, ये चल रही, लेकिन इसमें आने आने वाले समय में और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं एआई सिर्फ एक जगह इंडिया में काम नहीं करेगा, बल्कि ये मल्टीपल जो हमारे फील्ड्स हैं सबको प्रभावित करेगा। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है बाकी देशों से ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि जो यूएसए है उसका स्कोर 78.6 है और इंडिया का स्कोर 21.59 है। तो आप ऐसे समझिए कि कितना बड़ा ये सिग्निफिकेंट गैप बनाता है। चाइना का 36 पॉइंट समथिंग है, तो इंडिया और चाइना में गैप तो कम है, लेकिन यूएसए से आप कंपेयर करें बहुत बड़ा गैप है। तो इसको कैसे हम फिल कर सकते हैं? सबसे बड़ा इसके लिए चैलेंज होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। मतलब इंडिया में स्किल्ड वर्क फोर्स है, बाकी अपॉर्चुनिटीज हैं, सब चीजें हैं, लेकिन जो एआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हमारे पास जो डेटा सेंटर्स हैं, जो कंप्यूट है वो बहुत कम है, कंप्यूट कैपेसिटी बहुत कम है। देखिए बता रहे हैं लगभग 2% है, उससे भी कम जो ग्लोबल एआई कंप्यूट कैपेसिटी वो इंडिया में है। इसमें यूएसए और चाइना डोमिनेट करते हैं। अब उनके पास ये सारे मॉडल्स भी हैं। इंडिया में अब धीरे धीरे जो चीजें हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। इसके लिए इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया है। लगभग 10,372 करोड़ रुपए का इसका बजट है, जिसके माध्यम से सरकार 10,000 से भी ज्यादा जो जीपीयूज है उसको प्रोक्योर करेगी और उसके आधार पे जो स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उसका फायदा उठा पाएंगे और फिर जो एआई का जो इकोसिस्टम है इंडिया में तैयार होने में काम करेगा। लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज और भी है, ये जो हम खरीद रहे हैं जीपीयूज, ये आएंगे कहाँ से? या तो यूएसए से आएंगे, सबसे ज्यादा तो यूएसए ही देगा, या तो फिर आने वाले समय चाइना से आएंगे। हमें इसमें भी इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है जीपीयूज को बनाने में, है ना। और जीपीयूज बनाना कोई बहुत आसान सा काम नहीं है, बहुत कठिन सा काम है, लेकिन इसको करना पड़ेगा अगर इंडिया आने वाले समय में अपने आप को एआई में आगे बढ़ने देना चाहता है। वरना कल को ये उसे बैन कर दे कि हम नहीं जीपीयू सप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपकी तो पूरी एआई की जर्नी ही रुक जाएगी, क्योंकि बिना जीपीयू के आप एआई में आगे नहीं बढ़ सकते हो। फिर जो इंडिजीनियस फाउंडेशनल मॉडल्स हैं इंडिया के पास अगर देखेंगे, तो जैसे यूएसए का चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, और भी बहुत सारे हैं, क्लॉड एआई है, चाइना का डीप सीक है, उस अलीबाबा का जो एआई है वो है। तो मतलब आप देखें यूएसए और चाइना ने कई सारे मॉडल्स लॉन्च कर रखे हैं। इंडिया के पास इस तरह का इनको मतलब compete करने का कोई भी ऐसा मॉडल भारत के पास अभी तक नहीं बना है। तो हमें सोवरेन एआई मॉडल्स की जरूरत होगी। प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा बन जाएगा, लेकिन वो उस लेवल का होगा, हमें ये देखना होगा, है ना। तभी तो हम थोड़ा इंडिपेंडेंस ला पाएंगे, वरना हम जो भी काम कर रहे हैं इनके द्वारा कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल किसका है? यूएसए का है ना। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस है वो अभी नहीं है, और वो हमें हासिल करनी पड़ेगी। ये सारे मॉडल्स ज़्यादातर इंग्लिश डेटा पे ट्रेंड हुए हैं, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं सारे,
ज़्यादातर, लेकिन इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी हैं, उस पे भी ट्रेन करना होगा। हमारी ज़रूरतें अलग हैं बाकी देशों से, तो उसके अनुसार जो है एआई को ट्रेन करना होगा, ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार एआई काम कर सके। वहीं पे आर&डी और पेटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करें, इंडिया का टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे इंजीनियर्स इंडिया निकालता है, लेकिन जाते सब कहाँ पे हैं? गूगल ले जाता है, मेटा ले जाता है, बड़ी-बड़ी अमेज़न जैसी कंपनियाँ ले जाती हैं। ब्रेन ड्रेन इंडिया का होता है, सिंपल सी बात ये है। मतलब हमारे यहाँ का जो टॉप टैलेंट है, वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बाहर ले जाती हैं, इंडिया में वो काम नहीं करते हैं, है ना? तो इसे रोकना होगा, मतलब इसके लिए हमें काम करना होगा कि हमारे यहाँ के पढ़े बच्चे आगे चल करके बड़ी-बड़ी कंपनी के सीईओ बनते हैं, हमें उसमें खुशी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि वो हमारे देश के लिए काम करें, उसमें खुशी मिलनी चाहिए। तो इसमें जो इंडिया का जो रिसर्च चलाया गया है पेटेंट और पेपर्स को लेकर के, अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि भले ही इंडिया के जो रिसर्च पेपर उनके नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी साइटेशन क्या है, कम है। मतलब कम से कम लोग उनको साइट कर रहे हैं, उतने क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसमें हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, और इसका जो सॉल्यूशन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, मतलब जिसके माध्यम से जो डीप टेक रिसर्च है उसको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उन्हें पैसा मिले, बढ़िया फंडिंग मिले, ताकि और बढ़िया और रिसर्च कर सके। और जो आईटी सर्विसेज हैं, जो लो मार्जिन की हम सर्विस प्रोवाइडर बने हुए हैं, उससे हमें आगे बढ़ करके प्रोडक्ट इनोवेशन की तरफ जाना होगा, जो कि हाई वैल्यू का कह सकते हैं काम है। आज से कुछ सालों पहले, 10 साल पहले, एनवीडिया का नाम सब लोग जानते तो रहे होंगे, लेकिन इतनी बड़ी कोई कोई कंपनी नहीं थी वो। लेकिन जब उसने इनोवेट किया, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट पे अपने इनोवेशन किया, तो आप देखिए आज के समय में एनवीडिया ने सबको टक्कर दे रखी है ना? क्यों? जीपीयूज़ बना रहे हैं वो, और उनके टक्कर के जीपीयूज़ और कोई भी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, उनके टक्कर के जीपीयूज़। तो उन्होंने प्रोडक्ट इनोवेट किया है, हाई वैल्यू की चीज़ उनके पास है। इसी तरह का इंडिया में भी हमें चीज़ों को डेवलप करना होगा, और ये सिर्फ लोगों से काम नहीं होगा, लोग, सरकार, समाज सबको साथ में मिल करके आना पड़ेगा। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आई होंगी। बाकी आपका क्या विचार है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।